कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए सब बन भाइया ने रिसाले भाई की ओर तय राम राम। और कार्यक्रम किसानवाणी में भाई हम चर्चा कहीं डाल के लेके आए हैं। और भाई आज भी हम जो है ना भाइयों के साथ एक बातचीत साझा करेंगे। और भाई बातचीत का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा धान की सीधी बिजाई। और बात करी हमने डॉक्टर श्रीता रानी से और बात करने वाले भाई हैं विनोद कुमार। तो सबसे पहला सुन लें भाई ये धान की बिजाई पर बातचीत। धान की सीधी बिजाई, इस विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं और आज की बातचीत का विषय है धान की सीधी बिजाई। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सरिता रानी जी को। आप चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में जिला विस्तार विशेषज्ञ सस्य विज्ञान में हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज का जो बातचीत का विषय वो है धान की सीधी बिजाई। तो ये धान की सीधी बिजाई है क्या और किसान भाइयों को इससे क्या लाभ मिलने वाला है? जी, जैसे आपने पूछा कि धान की सीधी बिजाई क्या है। जब भी हम किसी नई तकनीक के बारे में बात करते हैं या किसी भी नए विषय के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वो चीज़ क्या है। जी। तो जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि धान की सीधी बिजाई। जी डॉक्टर साहब, जैसे गेहूं की बिजाई सीधे बीज को खेत में डाल के बिजाई की जाती है, उसी तरह से धान के बीजों को सीधे खेत में उगा के, यानी कद्दू किए बिना, पनीरी के बिना जब से सीधे खेत में उगाते हैं तो वो धान की सीधी बिजाई कहलाती है। जी डॉक्टर साहब, अब इसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जो हरियाणा प्रदेश में भूमिगत जल का स्तर है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी, उसमें रिपोर्ट में दिया गया था जो हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की तरफ से आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, उसमें ये बताया गया है कि हरियाणा के 14 जिलों में भूजल स्तर जो है वो काफी गंभीर स्थिति में है जी। और लगभग 1948 गांव जो हैं वो रेड जोन में आ गए हैं। जी डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि भूमिगत जल जो है उसका स्तर नीचे जाता जा रहा है, यानी पानी की कमी हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इसी कमी को पूरा करने के लिए या इससे बचने के लिए हम धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं। जी, क्योंकि धान की सीधी बिजाई जो है वो पानी बचाने का एक अच्छा माध्यम है। जी। हमें धान की जब परंपरागत खेती होती है उसमें पानी को खड़ा रखना पड़ता है, काफी पानी की जरूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, तो अभी स्थिति को देखते हुए हमें यह देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से पानी को बचा सकते हैं, और धान की सीधी बिजाई इसके लिए एक बहुत अच्छी तकनीक है। डॉक्टर साहब, अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो लगभग कितना प्रतिशत तक हम पानी बचा पाते हैं? इसमें हमारे शोध बताते हैं कि लगभग 20 से 25% तक पानी की बचत हो जाती है। जी। और डॉक्टर साहब, अब जो किसान भाई हैं अगर वो धान की सीधी बिजाई करें तो उसके लिए उनको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह जो है वो धान की बिजाई करें तो उनको सीधी बिजाई करें तो उसका लाभ क्या होगा? जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि हम अभी पहले बात कर चुके हैं कि धान की सीधी बिजाई में पानी की बचत होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि इसमें खेत में पानी खड़ा रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। इसके बाद अगर हम अगले लाभ की बात करें तो दूसरा लाभ ये है क्योंकि इसमें धान में नर्सरी लगाने की जरूरत नहीं है, खेत को कद्दू करने की जरूरत नहीं है, रोपाई करने की जरूरत नहीं है। तो प्रति एकड़ के हिसाब से इन सब चीजों को मिला के अगर हम खर्च का अंदाजा लगाएं तो लगभग 5 से 6 हजार रुपए की बचत किसान भाई कर सकते हैं। जी। और साथ ही साथ क्योंकि इसमें मजदूरों की जरूरत नहीं है तो मजदूरों और समय की बचत हो जाती है जो कि रोपाई करने के लिए जरूरत पड़ती है। हाँ डॉक्टर साहब, क्योंकि ये तो बड़ी समस्या रहती है कि इस टाइम पे जो है वो लेबर नहीं मिलती, मजदूर नहीं मिलते, या उनकी जो मजदूरी बहुत महंगी पड़ती है किसान भाइयों को, तो उससे बचाव हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एक साथ सभी को बिजाई करनी है, सबको एक साथ ही मजदूर चाहिए, सबको एक साथ ही बिजाई के लिए सारी सुविधाएं चाहिए, तो उस समस्या से भी बचा जा सकता है। इसके साथ ही साथ जब धान की सीधी बिजाई से धान उगाया जाता है तो इस तकनीक से जो रोपाई किया गया धान है उसकी अपेक्षा 8 से 10 दिन पहले धान की फसल पककर तैयार हो जाती है। जी। यानी अगली जो फसल है उसकी बिजाई जो है वो समय पे की जा सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इसके अलावा डॉक्टर साहब और क्या किसान भाई से लाभ ले सकते हैं? इसमें एक और फायदा मैं बताना चाहूंगी कि जैसे धान की फसल में झंडे वाली बीमारी है, जीवाणु पत्ता अंगमारी है, तना गलन की समस्या है, वो भी धान की सीधी बिजाई में कम आती है। जी डॉक्टर साहब, और इसके अलावा डॉक्टर साहब अगर जब धान की किसान भाई सीधी बिजाई कर रहे हैं तो उसकी कौन कौन सी विधियां हैं? इसकी 2 विधियां हैं धान की सीधी बिजाई करने की। एक होती है बत्तर खेत में सीधी बिजाई करना। जी डॉक्टर साहब। और दूसरी होती है सूखे खेत में सीधी बिजाई करना। जी डॉक्टर साहब, इनमें दोनों में फर्क क्या है कि किस तरह जो है बत्तर में क्या है और सीधी बिजाई में क्या है? जी,
बत्तर खेत में जैसे हम खेत में पानी लगा के किसान भाई अपना खेत तैयार करते हैं, उसी तरह से पहले पानी लगा के जब बत्तर आ जाता है जी, तो उस समय पे 2 से 3 जुताई करके किसान भाई खेत तैयार करेंगे जी, और उसके बाद इसमें सुहागा लगा देंगे जी डॉक्टर साहब। इसके बाद ड्रिल से कतारों में बिजाई करनी है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो बीज की गहराई है जी, वो केवल 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई हो, ज्यादा गहरी ना हो, और कतार से कतार की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर रखें और इसके तुरंत बाद फिर सुहागा लगा दें जी। अब जो सूखी बिजाई है, सूखे खेत में जब करते हैं तो उसमें बत्तर की आवश्यकता नहीं होती है। खेत को इसी तरह से 2-3 बार जुताई करके तैयार किया जाता है जी, और ड्रिल से जब कतारों में बिजाई होती है तो इसमें गहराई और भी कम हो जाती है जी। केवल 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर ही बिजाई करनी है और उसके बाद सुहागा लगाना है, और इसमें सूखे में बिजाई के तुरंत बाद सिंचाई करनी है। मुख्य अंतर यही है जी। डॉक्टर सरिता जी, धान की सीधी बिजाई के लिए जो है हम किन किन किस्मों का चुनाव करें? जी, क्योंकि किस्में, अब जो धान की सारी किस्में तो हम धान की सीधी बिजाई में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो कम अवधि की या मध्यम कम अवधि वाली किस्में हैं, जैसे HKR 47 है, या बासमती धान की जो किस्में हैं जी, जैसे CSR 30 है, तरावड़ी बासमती है, पूसा बासमती 1 है, पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1509 है, 1718 है, हरियाणा बासमती 2 है और PR 126, इन किस्मों को किसान भाई धान की सीधी बिजाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो अब ये तो हमारी होगी बात किस्मों की, तो जो धान का जो बीज है वो 1 एकड़ के हिसाब से हमने कितना लेना होगा? 1 एकड़ के लिए लगभग 8 किलो बीज पर्याप्त रहता है जी। और डॉक्टर साहब, बिजाई का सही समय क्या रहेगा सीधी बिजाई के लिए? सीधी बिजाई के लिए बिजाई का जो बिल्कुल सही समय हमारे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से सिफारिश किया गया है, वह है 25 मई से 15 जून तक। यानी कि जो समय चल रहा है डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल उपयुक्त समय बिल्कुल है, सही किसान भाई जो है वो सीधी बिजाई के लिए तैयार है, अपने खेत तैयार रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा जब बिजाई किसान भाई कर देते हैं तो बिजाई के बाद जो समस्या आती है खरपतवार की, तो खरपतवार की समस्या का किस तरह किसान भाई समाधान करें? ये आपने जो पूछा है कि खरपतवार की समस्या, बहुत से किसान भाई खरपतवार के नाम से डर के ही ये कहते हैं कि सीधी बिजाई की तरफ हम कैसे जाएं। जी। तो सबको ये कहना चाहूंगी कि किसान भाइयों को खरपतवारों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। धान की सीधी बिजाई में खरपतवार आते हैं, लेकिन उनको समय रहते अगर सही समय पे सही दवा का प्रयोग किया जाए, सही खरपतवार नाशकों का प्रयोग किया जाए तो उनको नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो दवा है वो बताना चाहूंगी, जब बिजाई करते हैं किसान भाई तो सबसे पहले हम सिफारिश करते हैं कि पेंडिमिथिलिन नाम की दवा होती है, जो स्टॉम्प 30% EC के नाम से भी आती है, या टाटा पनीडा 30% EC के नाम से आती है। इसको 1.3 लीटर यानी 1 लीटर 300 मिलीलीटर दवा का प्रयोग करना है 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसको बिजाई के तुरंत बाद छिड़काव करना है खेत में। अगर तुरंत नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए पानी लगने के हिसाब से या कोई भी स्थिति में, तो हद से हद ज्यादा जो है 3 दिन का समय है, यानी 0 से 3 दिन के अंदर अंदर इस दवा का छिड़काव करना जरूरी है। भाई करते हैं जी। अब इस दवा का जब छिड़काव कर लेते हैं तो मान के चलिए कि 40 से 50% खरपतवारों को आपने नियंत्रित कर लिया जी। डॉक्टर साहब, इसके बाद हम सलाह देते हैं कि जब खरपतवार बाद में थोड़े बहुत तो निकल भी आते हैं जी, तो 2 से 4 पत्ती वाली जब अवस्था होती है खरपतवार की, यानी बिजाई के 15 से 25 दिन के बीच में, एक और दवा है बिस्पायरी बैक सोडियम। इसको हाँ, नॉमिनी गोल्ड के नाम से भी आती है, ये ग्रीन गोल्ड के नाम से भी आती है, अलग अलग नाम है, ट्रेड नेम अलग है। केमिकल नेम जो टेक्निकल नेम है वो बिस्पायरी बैक सोडियम है। इस दवा का 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों को प्रयोग करना है। 120 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। 120 लीटर पानी में जो हमें दवाई मिलानी वो है 120 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर दवा का प्रयोग करना है। और इतना करने के बाद किसान भाई ये देख सकते हैं कि उन्होंने लगभग 90% तक खरपतवारों का इससे नियंत्रण हो जाता है जी। डॉक्टर साहब, अधिकतर केसों में तो इसके बाद दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर फिर भी किसान भाइयों को लगता है कि उनके खेत में और भी खरपतवार आ सकते हैं या पहले आते रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे कि जैसे कद्दू रोपित धान में निराई गुड़ाई करते हैं, तो धान की सीधी बिजाई बीजित धान में भी 20 से 25 दिन पे या 25 से 30 दिन पे एक निराई गुड़ाई करें जी। और अगर उससे भी लगता है कि भाई हो सकता है हमारे खेत में फिर भी घास रह जाएगी, तो
आप दवा का प्रयोग कर सकते हैं। 2,4-D एस्टर नाम की दवा है जी, 500 मिलीलीटर 1 एकड़ के लिए, या इथॉक्सीसल्फ्यूरोन जैसे सनराइज 15WG के नाम से भी जाना जाता है जी डॉक्टर साहब। इस दवा का 50 ग्राम प्रति एकड़, या एक और दवा है एलमिक्स जी, जो एक प्री मिक्स है, यानी 2 दवाओं को मिला के इसको बनाया गया है, मेटसल्फ्यूरोन और क्लोरीमिरोन जी, इसकी केवल 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दवा का प्रयोग करना है। ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार या मोथा डीला जो भी है उन सब के लिए बहुत कारगर है। तो 200 लीटर पानी में इन तीनों दवाओं में से कोई एक दवा का किसान भाई 25 से 30 दिन पे प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह तो किसान भाई जो है खरपतवार नियंत्रण कर पाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब, किसान भाई जो सीधी बिजाई कर रहे हैं तो उनको और किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, कि कुछ और सावधानियां या कुछ बातें और ध्यान में वो रखें? इसमें ध्यान रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी किसान भाई धान की सीधी बिजाई के लिए जा रहे हैं तो खेत जो है वो लेजर लेवलर से समतल करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारा उद्देश्य है कि पानी बचाना है, वो उद्देश्य तभी परिपूर्ण होगा यदि लेजर लेवलर से अपने खेत का समतलीकरण किसान भाई करवा लेते हैं। इससे क्या होता है कि खेत में जमाव भी अच्छा आता है और पानी की बचत भी होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। इसके बाद जो अगली ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि बिजाई जो है वो DSR मशीन से ही करनी है जी। और जैसे कि मैंने विधि में बताया था कि जो गहराई ज्यादा नहीं होनी है, ज्यादा गहराई पे अगर बिजाई हो जाती है तो जमाव कम होता है जी डॉक्टर साहब। तो बत्तर की अवस्था में 3 से 5 सेंटीमीटर और सूखी अवस्था में केवल 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर ही बिजाई करनी है जी डॉक्टर साहब। इसके बाद हम अगली जो बात करते हैं वो ये है कि जो सिफारिश किए हुए खरपतवार नाशक हैं, जो अभी दवाओं के बारे में हमने बात की है, उनका प्रयोग सही समय पे करना है। जो समय बताया है कि अगर बिजाई के तुरंत बाद बताया तो तुरंत बाद का, या 15 से 25 दिन या 20 से 25 दिन पे जिस समय बताया गया उसी समय पे करेंगे तो ही लाभकारी होगा। जी, किसान भाइयों को समय का ध्यान रखना पड़ेगा कि सही समय पे सारा काम करना, सही समय पे ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है जब खरपतवार बढ़ जाते हैं तो एक स्टेज के बाद दवा भी उन पे असर नहीं करती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और इसके साथ ही साथ जब खरपतवार नाशकों का छिड़काव करना है तो नोजल जो इस्तेमाल करते हैं वो फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करना है। इस बात का भी किसान भाइयों को पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। एक बात और है मुख्य कि जैसे हम ये तो कह रहे हैं कि हमें इसमें पानी खड़ा नहीं रखना है, धान की सीधी बिजाई में पनीरी की तरह पानी खड़ा रखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन नमी जो है वो खेत में बनाए रखनी है। तो बिजाई की शुरुआत में जब जमाव का समय होता है और बाद में जब फूल आने की अवस्था होती है, इन 2 समय पे सिंचाई में कमी नहीं आने देनी है। और जब खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं तब खेत में अगर नमी बनी हुई है तो खरपतवार नाशक का असर अच्छा होता है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर सरिता जी, आपने धान की सीधी बिजाई पे जो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इसका लाभ उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो पनीरी की बजाय धान की सीधी बिजाई करें, ताकि जो पानी का जो घटता हुआ स्तर है उस पर नियंत्रण पाया जा सके और आने वाली पीढ़ियों को भी जो है पानी नसीब हो पाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अभी भाई सुन रहे थे धान की सीधी बिजाई पे बातचीत, और अब चर्चा कर लें भाइयों। देखो, क्योंकि पशुओं में टीकाकरण का क्या महत्व है, जो भी पशुपालक भाई है या जो डेयरी का काम कर रहे हैं या जिन्होंने भाई अपने के घर न कर, आजकल तो देखो डांगर बड़े कम हो गए हैं, खेती बाड़ी वाले लोग भी जो है ना, जिनके घरों में पहले 20-20, 30-30 भैंसों एक रही थी, आज उनके घर में भी जो है ना 1-2 भैंस रहेगी। तो भाई इस तय जो है ना कई बार देखा है कि जो पशु हैं उनमें टीकाकरण करवाना बड़ा जरूरी हुआ, क्योंकि जिस तरह आप देखा है कि समय समय पर जो टिक्के हैं, और पशुओं में भी भाई कई बार तो मौसम के मारते जो है ना कई डाल की बीमारी आ जाए, और भाई उन बीमारियां से बचने के लिए जो है ना जरूर जो पशुपालक भाई है पशुओं का ध्यान रखना है और समय समय पर जो है ना टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। और जिस तरह की जो बीमारी आ जाए, लंगड़ी रोग है, मुंह खुर रोग है, गलगोटू का है, ये पशुओं में खास जो है ना आमतौर पर देखने न मिला है। तो भाई इनके बचाव खातर टीकाकरण करवाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर भाई कई बार समय पर टीकाकरण ना करवाया, पशु जो है ना कई बार इतनी बीमारी की चपेट में आ जाए कि उसकी मृत्यु तक हो जाए। तो इस करके भाई जो पशुओं को जो है ना टीका लगवाना बड़ा जरूरी है। और ये नहीं भाई जब भी जो है ना आपको देखें कि भाई अब जो पशुओं में थोड़ी बहुत ही शंका भी होने लगा है, तो भाई डॉक्टर को बुला करके अपने जो आप डायरी कर रहे हैं या आपके घर में जो गाय हैं भैंस हैं उनका टीका जरूर लगवा लें। और कई पशुपालक भाई तो ये सोचा है कि भाई अगर हमने टीका लगवा भी लिया तो भाई जो है दूध की मात्रा के पता बेरानी कम हो जाए, या भाई जो है ना उनके गर्भधारण
करने की जो ताकत है वो कम हो जाए। भाई इस तरह की सोच रखने वाले देखो थोड़ा बात यह है, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है इन टिक्कों से, क्योंकि जो पशु है, जैसे हम अपने आप में सोचे हैं कि हम भी तो अपने आप स्वस्थ रहने के लिए कई बार टिक्के लगवा हुआ है, तो उसी तरह जो हमारे पशु हैं उनका देख रेख करना भी बड़ा जरूरी है। तो भाई समय समय पर जब भी ये बीमारी आवे तो भाई इससे बचाने खातर आपने अपने पशुओं का जरूर ध्यान रखा है, और भाई नज़दीक के पशु चिकित्सालय में जाकर या डॉक्टर को घर पर बुला के पशुओं को टिक्का जरूर लगवाएं। और भाई लगे आज जो है ना मौसम का जिक्र कर लें, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा तब्दील होना शुरू हो गया है। और भाई आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा भाई 30 डिग्री सेल्सियस। और कल थोड़ी सी गर्मी और बढ़ने की संभावना बता रहे हैं भाई कल का जो तापमान रहेगा वो रहेगा भाई 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा भाई 30 डिग्री सेल्सियस। और कल रहेगा हमारा कार्यक्रम अन्नदाता, और उसमें हम भी बात करेंगे भाई, एक तो करेंगे सफेद बटन खुम्ब लेने के बाद शेष खुम्ब खाद का उपयोग किस डाल करना है। आज की निश्चित में हम बात करेंगे खेतों में लगी हुई आग कैसे पहुंचती है, नुकसान उसके बारे में जिक्र करेंगे। और भाई जानकारी भी साझा करेंगे गर्मियों में मुर्गियों की देखभाल किस डाल करनी है, इस पर भी हम जो है जरूर साझा करेंगे बात आप भाइयों के साथ। और भाई बाट न्यू देख दे रहे हैं, मनोरंजन तब तक होया नहीं है, तो पहला करावें भाइयों का मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं पहला ये लोकगीत। चढ़ा से यो खतरा से बीमार हुई, और क्यों कर लाद करूं मेरे बेटा बोलने पे लाचार का साथ मेरी तो अठो श्याम रड़गी बात, मेरी तो श्याम रड़गी बात, और आधी रात लेकर के चली, आधी रात लेकर के चली, वो जीत गया मेरी हार हुई, सब राजमंत्री खड़े लखावे तुरंत से पार हुई। जरा यू दुख मोटा कुछ मेरा बालक यारा छोटा, कुछ मेरा यारा बालक छोटा, और 12 साल का दिया या कृपा बरतार हुई, धर्मराज के प्यार मिलूंगी सजा के गया पेश चलेगी आगे के जाके, आगे चले और चिट्ठी लग गई पान चिट्ठी लग गई पान यू संभाला होशियार हुई, पानी में एक लाल से दो चारा किस्मत मारी देखी कदे ना खेली फुलवारी देखी, खेली होई ना फुलवारी लोगों हाथ पकड़ के नारी देखी, हाथ पकड़ के नारी देखी, वक्त बिना जीव बेकार हुई, बेटे तेरा
तो सुनिए अपना रागनी। और अब थोड़ी जानकारी भाइयों के साथ साझा कर लें कि भाई जो स्मार्ट खेती है उसके बारे में। स्मार्ट खेती भाई देखो, क्योंकि आजकल जो है ना नई नई तकनीक खेती बाड़ी में होने लग रही है। अगर हम इन नई नई तकनीकों का अपने खेती में प्रयोग करेंगे, जिस तरह के डिजिटल उपकरण हमारे या डाटा इकट्ठा करने वाले उपकरण हैं, जिस तरह के आप ड्रोन को लगा लो भाई, जो ड्रोन है इसकी सहायता से जो है ना हम खेती में कितना उपयोग कर सके हैं, कितने समय की बचत कर सके हैं, कितने डाल की निगरानी कर सके हैं ड्रोन के द्वारा। और लैंड लेवलर है भाई, जिस तरह के देखे आप, इस तरह भी जो है ना एक सरी गोड़ी लगाता है, यूँ भी सेट कर दें खेत में, और भाई एक सरा तो पानी की बचत होगी। इस तरह की जो आधुनिक तकनीक है भाई खेती में अपना के आप जो है ना कितना फ़ायदा उठा सको। तो भाई ये तो आपने देखना है कि भाई जो स्मार्ट खेती है उसकी ओर आपने बढ़ना है, ताकि जो खेती की जो उत्पादकता है वो बढ़ती चली जाए। और भाई थोड़ा सा जिक्र कर लें नई फसल नई उमंग में सब्जी फसलों की जैविक खेती किस तरह करनी है आपने। क्योंकि जो सब्जी वाली फसल है आप देखे हैं कि जो भाई जानकारी है, जिस तरह के आप कमेरा हम धंधे भी रहे हैं कि जो जैविक खेती है भाई वो उसका मतलब क्या रहा है। और इस तरह कई प्रकार ये देखे जो रासायनिक खाद है, यानी कि जो हम उसको खेता में डाल रहे हैं उस तरह जो भूमि की जो ताकत है उसमें कमी आवा है, और उत्पादन में भी लगे हाथ कमी आवेगी, क्योंकि ताकत कम होगी तो जमीन की कम आवेगी ताकत, तो उत्पादक लागत जो है ना बढ़ेगी रासायनिक खादों से। तो भाई जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है इसको बढ़ाने के लिए आपने जो प्राकृतिक खेती है इसकी ओर आपने जरूर चलना पड़ेगा, जैविक खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो रासायनिक खाद है या जहरीले कीटनाशक है इनके स्थान पर अगर आप जैविक खाद डाल लेंगे, जैविक दवाई डाल लेंगे, जिस तरह के हम कहें कि भाई गोबर की खाद गेरो, हरी खाद डालो, तो इससे खेती की जो है उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए। और फलीदार जो सब्जियां हैं इसके साथ साथ जिस तरह के टमाटर हैं, बैंगन हैं, आलू हैं, और इनमें भाई राइजोबियम की जगह अगर आप एज़ोटोबैक्टर खाद का प्रयोग करें तो भाई बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि हम जो है नाम क्या करना है जैविक खाद का प्रयोग। और भाई जैविक विधि से तैयार की गई जो सब्जी है उनमें बढ़िया गुण आवेंगे, पोषक तत्व होंगे, और समय पर ज़्यादा देर तक वो ताज़ी रहेंगी। तो इस करके भाई अगर आप मंडी में लेकर जाओगे तो उसके जो है ना आपको अच्छे दाम भी मिलेंगे। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं भाई। एक तो जैविक खेती करने तय जो है ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए, और जो भाई जैविक खेती तैयार करने तय सब्जी फसल की जो गुणवत्ता है अच्छी होने के कारण किसान को बाजार में सब्जी के अच्छे भाव भी मिलेंगे, जिस तरह किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। क्योंकि भाई देखो, एक तो अगर आप रासायनिक लेके जाओगे उसमें तो अपना कम रेट मिलेगा, अगर नहीं कहेंगे भाई जैविक है बिल्कुल गारंटी, तो आपकी धड़ाधड़ बिक जाएगी और भाव भी थोड़ा तेज मिलेगा। और ज़मीन की जो गुणवत्ता है भाई उसमें जैविक खेती में सुधार आएगा, और ज़मीन पे जो है ना जो पानी को धारण करने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। और पशुओं के गोबर तय कचरे के प्रयोग तो जैविक खाद बना के वातावरण में प्रदूषण में भी कमी आवेगी। तो ये तो हमने भाई जिक्र कराया कि जो जैविक फलदार सब्जी है इसके बारे में। और ईब जो है ना भाई एक बात और बता दे भाई है ना, इसके साथ साथ जानकारी हम साझा कर रहे हैं भाई प्राकृतिक खेती और खेती में सुधार कैसे करना। हमने भाई जो खेती है उसको जो प्राकृतिक रूप से हम करेंगे उसको किस तरह शुरू करें, ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है भाई। इसके बारे में हम जिक्र करते रहे कि प्राकृतिक खेती है क्या भाई। हम तो सीधा है कहें कि भी जो बिना खाद के, बिना जिस तरह के जो रासायनिक खाद है उसके बगैर अच्छी, अब जिक्र भी कर रहे हैं हम इसमें कि भी जो खाद है आपने केवल रासायनिक खाद की जगह जो देसी खाद है उसका प्रयोग आपने करना है। और भाई कई तरह छोटा किसान न्यू सोचा है कि भाई जो हम खेती करना शुरू भी कर दें तो कभी माना रोटी के लाले ना पड़ जाए। तो भाई देखो बात तो ये न्यू है कि भाई इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप समय समय पर भाई इसकी ओर ध्यान देंगे। देखो शुरू में तो थोड़ी सी दिक्कत आवे, क्योंकि नहीं सोचा है कि थोड़ी सी शुरू में अगर खेती हम शुरू से रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, धड़ाधड़ पड़ोसी ने देख कर एक कट्टे की जगह दो गिर रहे हैं, तो सारी बातों का भी आप अगर ध्यान रखेंगे तो ये आपने आप प्राकृतिक खेती है उसकी ओर आपका रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात यह है कि अगर आप भाई छोटे किसान हैं जो पूरी तरह से खेती के ऊपर निर्भर रहो हो तो भाई कुदरती खेती नहीं अपना सकते, यानी कि प्राकृतिक खेती, तो रोजी रोटी का खतरा मोल नहीं ले सकते। तो भाई बात यह है कि शुरू में तो देखो 2-3 साल तक तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी अपना खेती में। इसके बाद भाई जो है ना खेती में जो धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा, और आप अपने खेत में जो है ना थोड़ी सी अगर रासायनिक की जगह जैविक खाद गेरोगे तो वो फसलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, आपकी जो खेती की ताकत है दुगनी हो जाएगी।
और भी फसल भी आपकी फिर कई वारे न्यारे कर देगी। कई लोग सोच कर शुरू में नहीं सोचे हैं कि भैया अगर हमने कीटनाशकों का प्रयोग बंद कर दिया तो पड़ोसी के कीट कभी हमारे खेत में आ जाए, ऐसी बात भी नहीं है भाई। अगर आप जो है ना छोटे जिम्मेदार हैं, 2 किले के हैं, 3 किले के हैं, तो आपने क्या करना है कि आप चलो 2 किले के हैं तो भाई आपने आधा किला प्राकृतिक खेती का शुरू करके देखना है भाई। धीरे धीरे करके उसको फिर बढ़ाओगे तो आपकी जो है ना फसल भी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। जो रासायनिक विधि द्वारा हमने खेती करी है उसके बराबर हो जाएगी, हो सके तो भाई उससे ज़्यादा भी निकल जाए आपकी जिन्स। तो भाई आपने जो है ना उसका भी पूरा ध्यान रखना है। तो आपने ज़रूर अपना के देखनी है प्राकृतिक खेती के बारे में, आपने अपना रुझान बढ़ाना है ताकि जो किसान भाई हैं उनकी आमदनी ज़्यादा हो। और भाई अगर हम प्राकृतिक खेती की जो फसल होगी, हमारे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हम भी ठीक रहेंगे, तो भाई भूमि का भी स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और हमारा तो स्वास्थ्य बना ही रहेगा। तो ये तो भाई हमने जानकारी दी भाइयों से प्राकृतिक खेती शुरू किस तरह करें। एक जानकारी और दे दें भाइयों ने किसान कॉल सेंटर की। भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर हमारा केरा है वो रहा है 1551। 1551 जो भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर है। जो भी दिक्कत है किसान भाइयों को किसी भी समय आप जो है ना 1551 पे कॉल करके भाई अपनी जो खेती बाड़ी से संबंधित समस्या है उसका निदान पा सको हो। और एक बात और बता दे भाई है ना, गर्मी का मौसम चल रहा है और भाई जो हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, जो बेजुबान हैं, इनकी ओर भी हमने थोड़ा सा ध्यान करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि कार्यक्रम जो किसान वाणी है भाई देखो अपने सभी से यही सलाह कर रहा है, अपील कर रहा है बाकी जो है ना आपने जो जिस तरह कहना करें भाई ये तो बेजुबान है बेचारे पक्षी भी पशु भी, तो भाई इनका गर्मियों में पूरा ध्यान रखना है। आपने इनके लिए भी पानी जरूर भर कर रखना है या किसी कटोरे में धर दो, किसी कह रहा भाई अगर कोई मटका पड़ा उसमें भर दो, पानी का कटोरा धर दो। और भाई गर्मी के दिनों में इन बेजुबान पशु पक्षियों का भी पूरा ख्याल रखें। पानी को आपने व्यर्थ नहीं बहाना है, समय समय पर भाई इनकी सफाई भी करते रहें। और क्योंकि जो पशु पक्षी हैं कभी वो बीमार ना पड़ जाए, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और भी खाने के बारे में तो यह है कि जिस तरह आप देखे हैं जो बेजुबान पशु हैं गलियों में फिरते रहे हैं, तो आपने देखना है कि उनके लिए थोड़ा बहुत भाई चारा लेकर के अगर कहीं डाल दें तो वो बेजुबान पशु उनसे अपना पेट भर सकें। पानी के लिए भाई उनके लिए कोई हौद है या कोई और आपने आसपास कोई ऐसी बड़ा रखा है वो ओदी टाइप, तो ओदी में उसने पानी भरकर रखे हैं ताकि वो पानी पी सके। और भाई ये कार्यक्रम जो है ना किसान वाणी यहीं पर संपन्न हो रहा है। अपने भाई रिसाले भाई ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।